हे फोक्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लाइट वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या देखा? हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे लाइट अपनी इमिट होती है, उनको ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनसे अपनी विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम जो है इमिट नहीं होती है, उनको नॉन ल्यूमिनस बोल देते हैं। ल्यूमिनस कैसे लाइट को इमिट करते हैं वो हमने देखा। नॉन ल्यूमिनस लाइट को क्या इमिट करते ही नहीं है, करते हैं तो किस स्पेक्ट्रम की करते हैं वो हमने देखा लास्ट के लेक्चर में। उसके बाद देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट हैं जिनके लाइट आर पार चली जाती है, उनको हम कहने लगे कि वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं। कुछ जिनके आर पार नहीं जाती है तो हमने उनको बोल दिया कि ओपेक ऑब्जेक्ट हैं। तो हमने ये भी देखा कि ट्रांसपेरेंट क्यों है, लाइट किस वजह से आर पार चली जा रही है, और ओपेक क्यों है, लाइट क्यों टकरा रही है। अगर ये एक तरीके से डिटेलिंग लेक्चर था, आप चाहो बेसिक्स क्लियर करना चाहते हो अपने, तो आप इस लेक्चर को देख सकते हो, या फिर आप वो वाले इंसान हो कि जिसको सिर्फ सिलेबस से मतलब है और किसी नॉलेज से मतलब नहीं है, तब आप इस लेक्चर से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसमें सिर्फ सिलेबस से ही स्टार्ट किया हुआ है हमने। तो अभी हमने ये देख रखा है कि भाई, या फिर नहीं देखा है तो समझ लो कोई ऑब्जेक्ट है जो अपनी लाइट इमिट करता है, अपनी विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट इमिट करता है, उसको हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेट्स एग्जांपल, उसने लाइट इमिट करी। तो वैसे तो बहुत सारे केस हो सकते हैं कि अगर इसके आगे हम कोई एक ऑब्जेक्ट रख दें तो क्या होगा, लेकिन अभी हम अपने सिलेबस पे स्टिक कर रहे हैं तो सिर्फ 2 केस पढ़ेंगे कि हो सकता है लाइट टकरा के ये वापस चली जाए, इस तरीके से कि भाई आर पार नहीं गई, वापस चली गई। तो हम बोलेंगे कि भाई ये वाला ऑब्जेक्ट अब जो है इसको हम ओपेक ऑब्जेक्ट बोल देंगे कि भाई ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसके लाइट जो है आर पार नहीं जा रही है। अब यह दूसरा केस ये हो सकता है कि भाई लाइट जो है इसके आर पार चली गई और थोड़ी सी बैंड हो गई इस तरीके से ये चीज़, तब हम बोलेंगे कि भाई ये वाला जो ऑब्जेक्ट है अब ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। अब ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बिहेवियर से दो अलग अलग फिनोमिना आ जाते हैं कि जिसके लाइट आर पार नहीं जा रही है, टकरा के वापस भेज दे रही है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हो रहा है लाइट का एक फिनोमिना जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन होने लगा। उसके बाद जिसमें लाइट आर पार चली जा रही है और हल्की सी बैंड हो जा रही है, मुड़ जा रही है, वो हम देखेंगे क्यों बैंड होती है, तो उस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसका मीनिंग हो गया कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में ही होगा रिफ्रैक्शन, जाहिर है आर पार तभी जाएंगी जब ट्रांसपेरेंट होंगी। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में होता है रिफ्रैक्शन, ओपेक ऑब्जेक्ट में होता है रिफ्लेक्शन। वो कह रहा है इन्हीं दोनों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आधा चैप्टर हमारा रिफ्लेक्शन पे होगा, आधा चैप्टर हमारा रिफ्रैक्शन पे होने वाला है। अब वो कह रहा है जो रिफ्लेक्शन पे हमारा चैप्टर होगा, ये रिफ्लेक्शन सबसे अच्छा किस चीज़ से हो सकता है? सबसे बेहतरीन रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पे होता है, और मिरर से अच्छा स्मूथ सरफेस और क्या होने वाला है? कह रहा है मिरर के बारे में पढ़ोगे कि मिरर पे रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन पे मिरर पे रिफ्लेक्शन होगा। तो मिरर बहुत टाइप के होते हैं, हम जो अपने सिलेबस में पढ़ेंगे कि भाई प्लेन मिरर में क्या होता है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है, या फिर कैसे इस पर इमेजेस बनती हैं, वो डिटेल में देखेंगे। फिर देखेंगे स्पेरिकल मिरर होते हैं, थोड़े मुड़े हुए से मिरर जो होते हैं स्पेरिकल मिरर, उनमें भी 2 टाइप होते हैं भाई, एक कॉनकेव मिरर होता है और एक कॉनवेक्स मिरर होता है। उनको हम डिटेलिंग में देखेंगे। तो आधा चैप्टर तो हमारा इसी पे चले जाना है कि प्लेन मिरर, उस पर इमेज कैसे बनती है, क्योंकि इमेज तो बनेंगी रिफ्लेक्शन करने के बाद। उसके बाद स्पेरिकल मिरर में कॉनकेव पे कैसे बनती हैं, कॉन्वेक्स में कैसे बनती हैं। अब भाई रिफ्रैक्शन हो रहा है, सबसे अच्छा रिफ्रैक्शन समझने के लिए कंट्रोल वे में हम क्या कर सकते हैं, लेंस का यूज़ कर सकते हैं। अब लेंस भी बहुत टाइप के हो सकते हैं, कॉनकेव लेंस हो सकता है या फिर कॉन्वेक्स लेंस होता है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस का बिहेवियर कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस का बिहेवियर कैसा होता है, एंड देन पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये है, इन 2 प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कि ऑब्जेक्ट अगर ओपेक है तो रिफ्लेक्शन होगा, अगर ट्रांसपेरेंट है तो रिफ्रैक्शन होगा। तो पहले हम पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। तो अगर हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मीनिंग यही होता है कि लाइट का बाउंस बैक कर जाना। भाई लाइट आई, टकरा के वापस चली गई, तो हम कह देंगे रिफ्लेक्शन हो गया। बट एक दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लाइट आई, इसको हम नॉर्मली इंसिडेंट रे बोल देते हैं। जो लाइट आई है अब ये टकरा के इस चीज़ से किधर को जाएगी? क्योंकि जैसे अगर आपको मान लो नहीं पता है कुछ भी रिफ्लेक्शन के बारे में, तब हो सकता है लाइट इधर को चली जाए, लाइट इधर चली जाए, कहीं पे भी जा सकती है भाई। वो तो फिजिक्स का रूल है, वो जो अप्लाई कर दे उस पर वो अप्लाई हो जाएगा उस पर। तो वो कह रहा है कि फिजिक्स ने कौन सा वाला रूल अपनाया है यहाँ पे कि लाइट जो आ रही है येलो कलर की, वो रेड कलर की रिफ्लेक्ट होकर किधर को जाएगी, क्या रूल अपनाएगी, क्या उसके फिनोमिना होते हैं, रिफ्लेक्शन किस बेस पे होता है। तो वो कह रहा है वो होता है एक लॉ जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जो नेचर है, जो हमारा वर्ल्ड है, वो इस लॉ को फॉलो करता है। किसको? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता क्या है उसको हम पहले डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हम नीचे जाते हैं।
ये वाले में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो कह रहा है मान लो कोई एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है या फिर किसी और चीज़ से टकरा के ये एक रे आ रही है, तो उस रे को हमने क्या कह दिया, इंसिडेंट रे कह दिया, या फिर आई से भी डिनोट कर सकते हो आपकी इंसिडेंट रे आ रही है आ रही है आ रही है, इस पॉइंट पे टकराई, टकराने के बाद वो वापस जाने लगी। अब जो वापस गई है वो ऐसे ही किसी भी रैंडमनेस किसी भी डायरेक्शन में नहीं चली जाएगी, वो एक लॉ फॉलो करती है, उस लॉ का नाम होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसमें होता क्या है, वो ये कह रहा है कि जब इंसिडेंट रे जो है जहाँ पे टकराई है, जिस ये जो है हमारा जो भी मिरर है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे टकराई है, उसके सरफेस से एक नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, कि भाई अगर हमारा सरफेस ऐसा है, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो इस सरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक ऐसा लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि 90 डिग्री हो। और अगर इस तरीके से कोई सरफेस है, तो अगर इस पॉइंट पे आप लाइन ड्रॉ करोगे, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करोगे, तो इस तरीके से आप देखोगे ये जा रहा है इसका टेंडन, तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, इस पे जो परपेंडिकुलर होगी वो इस तरीके से होगी। टेढ़ी मेढ़ी की अलग अलग नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन अगर सीधा सा कोई एक सरफेस है तो उस पर यहाँ पे भी अगर ड्रॉ करोगे नॉर्मल, तो इस तरीके से नॉर्मल ड्रॉ होगा। ठीक है, तो उसमें वही कह रहा है कि जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे टकराई है वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो। फिर इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे नॉर्मल को एन से भी डिनोट कर देता है। कह रहा है इंसिडेंट रे जो है, ये जो आई है इंसिडेंट रे, और जो नॉर्मल है इसके बीच में जो एंगल है ये वाला, इसको एक हम नाम दे देते हैं एंगल ऑफ आई। इसका पूरा नाम क्या होता है, इंसिडेंट एंगल कह सकते हैं हम, क्योंकि इंसिडेंट रे से बना है तो हमने इसको इंसिडेंट एंगल कह दिया। उसके बाद वो कह रहा है अब जो भी डिग्री का ये होगा, वो तो हम रेस को जब इंसिडेंट कराएंगे वो डिपेंड करता है हम कहाँ से करा रहे हैं कहाँ से नहीं करा रहे हैं। तो लेट्स से एग्जांपल, जस्ट रफ एग्जांपल ले लेते हैं कि 30 डिग्री पे इनके बीच में एंगल है। तो नेचर कहता है कि अगर भाई 30 डिग्री पे नॉर्मल से इसका एंगल है, तो वो वापस जो भेजेगा ना इसको, वो 30 डिग्री दूर भेजेगा नॉर्मल से ले जाके, यानी ये भी 30 डिग्री कर देगा। तो ये नेचर जो रूल है वो फॉलो करता है कि ऐसे ही किसी डायरेक्शन में नहीं भेजेंगे हम। अगर जितना एंगल ऑफ आई होगा इसको एंगल ऑफ आर बोल देते हैं। अच्छा, इसका पूरा नाम क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। सिंपल सी बात है कि रिफ्लेक्ट हो गई है अब रे, तो इसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल बोल देंगे। अब क्योंकि ये वाली रे जो है टकरा के वापस जा रही है, तो इसको रिफ्लेक्टेड रे भी बोल देते हैं या फिर आर से डिनोट कर देते हैं। तो उसमें वो ये कह रहा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, दो बातें स्टेट करता है। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि भाई पहली बात साफ साफ है कि एंगल ऑफ आई जो है, इंसिडेंट एंगल जो है, इंसिडेंट कैसे डिसाइड करोगे कि नॉर्मल ड्रॉ करके, नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। वो हमेशा बराबर कर देगा नेचर किसके, रिफ्लेक्टेड एंगल की। यानी रिफ्लेक्टेड एंगल अब जो टकरा के रेज वापस जाएगी वो ऐसे ही किसी डायरेक्शन में ना जाके जितने एंगल ऑफ आई है उतने ही एंगल ऑफ आर बना के वापस भेज देगी। अगर लेट्स से एग्जांपल यहाँ पे 60 डिग्री का अगर ये होता तो ये भी 60 डिग्री कर देता। ये वाला रूल है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पे किसी रीजन से 60 कर दे। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरे पार्ट में कहता है कि जो इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे बोले तो जहाँ से ये रे आ रही है, ये जो है इंसिडेंट रे है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है जो टकरा के वापस गई है, और जो नॉर्मल है, वो तीनों के तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे। अब इसका मीनिंग क्या है, याद तो आप कर लेते हो, बट इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। देखो सिंपल सी बात है भाई कि अगर मेरे पास कोई एक रे आ रही है इस तरीके से, ठीक है, और ये एक सरफेस है, तो ये इसका प्लेन ये होगा इस तरीके से। प्लेन मतलब एक इलाका कह सकते हो, एरिया कह सकते हो, पेंच समझ लो। एक पेंच पे अगर ड्रॉ करने बैठूँ, अगर मैं सेम प्लेन का मीनिंग है, एक पेंच पे ड्रॉ करने बैठूँ तो 2D में ही सब कुछ ड्रॉ हो जाए, मुझे पेन उठा के उधर कहीं ले जाना ना पड़े, इस तरीके से वो ऊपर को उठाना ना पड़े, 3D में मूव ना करना पड़े। अगर कॉम्प्लेक्सिटी समझ में नहीं आ रही है तो उसको छोड़ो, ऐसे समझ लो कि इंसिडेंट रे ये आई है। अगर मैं ये कर दूँ कि भाई इधर को चली गई रे टकरा के वापस, तो भाई ये अलग प्लेन में, ये अलग प्लेन में, और ये तो आर पार चली गई है, तो ये रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है भाई। रिफ्लेक्शन तो तब होता है ना कि जब टकरा के वापस जाती है। तो इसीलिए कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सेकंड पार्ट ये बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ या फिर इंसिडेंट रे जो है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो सारे के सारे सेम प्लेन पे होना चाहिए भाई, तभी तो रिफ्लेक्शन होगा, वरना तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रिफ्रैक्शन कैसे भाई, दूसरे इसमें चली गई है तो वो इस प्लेन से इस प्लेन में चली गई, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के आर पार चली गई रे, फिर तो ये हमारा रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो इसीलिए रिफ्रैक्शन ना होते हुए रिफ्लेक्शन की वजह से ये दूसरा रोल कहता है कि IRN यानी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट के बाद रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे सेम प्लेन पे होना चाहिए। तो अगर जल्दी से समराइज करें तो क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है सिंपल सी दो बातें कि एंगल ऑफ आई जो होगा वो एंगल ऑफ आर के बराबर होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहा है कि इंसिडेंट रे जो है
रिफ्लेक्टेड रे जो है और जो नॉर्मल है वो सारे के सारे सेम प्लेन पे लाई करेंगे। सेम प्लेन, अब मैंने आपको बता दिया क्यों होता है वो सेम प्लेन। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। यानी अगर थोड़े लॉस्ट हो रहे हो लेक्चर में तो ऐसे समझ लो कि एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट था, वहाँ से लाइट निकली, लाइट निकलने के बाद ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस भी जा सकती है, आर पार भी जा सकती है। अगर आर पार जाएगी तो उसको हम कह देंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन अभी हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, उसको अभी हम नहीं छेड़ रहे। अभी हम ये देख रहे हैं टकरा के अगर वापस जा रही है तो उसको पढ़ रहे हैं डिटेल में कि रिफ्लेक्शन में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। कि हम पहले मिरर पढ़ें उससे पहले ये समझ लें कि ये टकरा के वापस किसी भी एंगल पे चली जाएगी, नहीं, उसका एक रूल होता है एंगल का कि एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर पे ही डिपेंड करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का केस आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। उसके बाद वो ये कह रहा है ठीक है, अगर आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया है तब आप ये बता सकते हो कि अब बताओ कि भाई रिफ्लेक्शन समझ में आ गया तो अब मेरे पास मिरर है। मिरर भी बहुत टाइप के हो सकते हैं, तो भाई प्लेन मिरर हो सकता है, स्पेरिकल में कॉनकेव मिरर हो सकता है, या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है। तो ये सारे मिरर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें कैसे इमेज बनेगी, इसमें कैसे बनेगी, इसमें कैसे बनेगी। तो किसी एक को टारगेट बना लेते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं प्लेन मिरर को, कि अगर मेरे पास प्लेन मिरर है तो उस पर इमेज बनेगी कैसे। तो लेट्स से एग्जांपल, मेरे पास ये जो है एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेज निकल रही हैं, ठीक है, क्योंकि वो इमिट करता है, उसकी प्रॉपर्टी है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। और कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक इंसान मान लो, इस तरीके से एक इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है। अब उसके ना हर एक पॉइंट पे लाइट टकराएगी। लेट्स से एग्जांपल, मैं अभी के लिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ब्लैक है तो मैं इसके हेयर को वाइट कलर का मान लेता हूँ, बस सिर्फ जस्ट समझाने के लिए आपको। तो कह रहा है इसके किसी भी एक पॉइंट को ले लो, एक पॉइंट को देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पॉइंट से बना हुआ है। बहुत सारे पॉइंट है, हज़ारों लाखों करोड़ों नहीं, इन्फाइनाइट पॉइंट है। तो अगर इन्फाइनाइट पॉइंट को एक साथ पढ़ोगे तो समझ में तो नहीं आने वाली आपके फिजिक्स। तो एक बार में एक पॉइंट ले लो। लेट्स से एग्जांपल, मैं ये रेड कलर का डॉट बना रहा हूँ, इस पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पढ़ लिया कि एक पॉइंट की इमेज कैसे बनती है, तो हम सब कुछ डिटेल में पढ़ लेंगे कि भाई और सारे पॉइंट की इमेज कैसे बनती है। तो कह रहा है इस पे ना जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है उसने लाइट छोड़ी होगी, टकराने के बाद ये हर डायरेक्शन में को इमिट करेगा, इस तरीके से डायरेक्शन को, ये इस तरीके से। फिर इस पॉइंट की जो रेज हैं वो जाएंगी, मिरर पे टकराएंगी, टकराने के बाद एक इमेज बनाएंगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वाइट कलर की अगर पॉइंट है तो यहाँ पे वाइट कलर की इमेज बन जाती है, अगर ग्रीन कलर की है तो ग्रीन कलर की इमेज बनेगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो रेज जा रही हैं, जो इमेज बनाएंगी, अभी हम डिटेल में देखेंगे कैसे बनाती हैं। अभी ये देख रहे हैं कि जो रेज इमेज बनाती हैं उन्हें कैसे मालूम भाई कलर कौन सा था, कि वो डेटा कैरी करती हैं क्या भाई, कि यहाँ से लेके जाती हैं रेड कलर रेड कलर रेड कलर रेड कलर, यहाँ पे जाकर रेड कलर की बना दी। तो उसका ऐसे होता है, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर ये होता है कि अगर ये ब्लू कलर का है, लेट्स एग्जांपल हमें ये दिख रहा है कि भाई ये ब्लू कलर का है, तो इसमें क्या होता है कि अगर इस पर लाइट पड़ेगी और लाइट, लेट्स एग्जांपल वाइट कलर की लाइट पड़ी, और आपको मालूम है वाइट कलर विबग्योर से मिली हुई सारे कलर से मिलकर बनती हैं, उसको अलग भी कर सकते हैं। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे प्रिज्म्स के द्वारा न्यूटन ने जो अलग की थी लाइट्स को। तो कह रहा है इसमें ये ऑब्जेक्ट है, इसका ब्लू कलर कैसे आया, ब्लू कलर ऐसे आया कि इस पर जितनी भी लाइट पड़ेंगी ब्लू कलर के अलावा, ये वाली वेवलेंथ, 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 इन सबको एब्जॉर्व कर लेगा, वापस जाने ही नहीं देगा, रिफ्लेक्ट ही नहीं होने देगा। सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो देखने वाले को ये ब्लू कलर का नजर आ रहा है। अगर यही सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर का रिफ्लेक्ट करता होता तो ग्रीन नजर आता, या फिर कोई और शेड होता, जैसे पिंक होता तो हो सकता है ये रेड या फिर येलो को जो है मिक्सचर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता तो हमें ये पिंक नजर आता। इसका रीजन ये मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो कलर होता है वो एक्चुअल में वही होता है जो वो रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट क्या करेगा, अगर सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर दे तब क्या होगा, तब व्हाइट कलर नजर आने लगेगा हमें, क्योंकि जितनी भी लाइट आ रही है वो सारी की सारी को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, और सारी लाइटें मिलकर क्या बनाती हैं, व्हाइट कलर बनाती हैं। अगर सारी की सारी को एक भी रिफ्लेक्ट ना करे तब वो ब्लैक कलर का नजर आने लगता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक कोई कलर नहीं है, तो ऐसे तो फिर कोई भी कलर नहीं है। कलर का मीनिंग यही तो होता है कि जिस वेवलेंथ की वो जो है लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इमिट कर रहा है। अगर 12th क्लास में जाओगे तब समझ में आओगे ये मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसका मीनिंग ये है कि जो लाइट इमिट कर देगा वही वो कलर नजर आएगा। तो व्हाइट कलर क्या होता है, सारी की सारी लाइट इमिट कर देता है। तो क्या आप ये बोलोगे कि व्हाइट एक मल्टी कलर है, कि मल्टी कलर क्यों है, क्योंकि उसमें बहुत सारी वेवलेंथ ट्रांसमिट कर रहा है? नहीं भाई, हम सिंपल जीना चाहते हैं, हम सिंपल लोग हैं कि भाई व्हाइट कलर है इसका, क्योंकि व्हाइट कलर है इसका, रिफ्लेक्ट करता है नहीं करता, हम रियल लाइफ में इतना यूज़ नहीं करेंगे उसको। सिर्फ फिजिक्स पढ़ने के लिए हम ये समझ रहे हैं कि भाई इस पर लाइट टकराई, वापस जो वाली लाइट जाएगी वही कलर का ये नजर आएगा। अब इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है कि कलर कैसे बनते हैं। तो अब क्या होता है कि यहाँ से जो मान लो लाइट निकली बल्ब से, वो व्हाइट कलर की थी, व्हाइट कलर की थी, अभी तक उसके पास कोई कलर नहीं है। जब वो टकराई होगी इसके बालों से, ठीक है, मैं बाल मान लो ये जो व्हाइट दिख रहा है वो ब्लैक है, क्योंकि मैं ब्लैक यूज़ करूँगा तो दिखेगा नहीं, बैकग्राउंड ब्लैक है। तो ये इसके ब्लैक कलर के वाइट जो है ब्लैक कलर के बाल हैं। जब इस पर ये रे टकराएगी, रे मतलब ये लाइट टकराएगी,
टकराने के बाद इसमें सारे कलर एब्जॉर्व कर लेगी। अगर ब्लैक कलर है तो एक तरीके से वो ब्लैक कलर की रे को इमिट कर रही है, इस तरीके से इमिट कर रही है, इस तरीके से इमिट कर रही है। तो अब जो ये रे है ना, ये रे अगर ये येलो कलर का होगा तो येलो कलर की लाइट ले जा रहा है, यानी हाँ एक तरीके से डेटा कैरी करते हैं वो, कि मेरे पास जहाँ से मैं टकरा के आई हूँ वो जो पॉइंट है वो इस कलर का है, एक्स कलर का है, वाई कलर का है, जी कलर का है। फिर उसके बाद जो जाकर टकराएगा इस पॉइंट का तो ये ब्लैक कलर का ब्लैक कलर में बना देगा, ब्लू कलर का ब्लू में, ग्रीन का ग्रीन में, इस तरीके से पूरी एक यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट को बना देगा और सेम कलर का ऑब्जेक्ट बना देगा जो इस कलर का है। तो कलर भी एक तरीके से डेटा के द्वारा ट्रांसफर होते हैं। अब रीज़न हमारा मेन क्वेश्चन ये है कि भाई ये तो समझ लिया हमने कि भाई एक पॉइंट की जो इमेज बनती है उसका जो कलर जाता है वो एक्चुअल में किस तरीके से जाता है, कैसे कैरी करता है। अब इमेज बनती है तो बनती कैसे है किसी भी प्लेन मिरर पे, तो सिंपली प्लेन मिरर पे कैसे बनती है, लेट्स से एग्जांपल हम ये मान लेते हैं ये कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब पूरे ऑब्जेक्ट को इमेज बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, कोई एक पॉइंट डिसाइड कर लो कि पहले इस पॉइंट की इमेज बनाते हैं। चलो तो इस पॉइंट से भाई हमें मालूम है ये भी रे निकलेंगी, ये भी रे निकलेंगी, मतलब हर तरफ रे निकलेंगी, इनफाइनाइट रेज निकलेंगी। अगर एक साथ सारी रेस को पढ़ने लगे तब पढ़ नहीं पाओगे, अच्छे से समझ नहीं पाओगे, बड़ा मैस क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे गंदगी सी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इजीली समझने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक या दो या तीन रेस ले लेंगे, एक से तो काम नहीं चलेगा, दो या तीन रेस ले लेंगे। तो कोई सी भी रेस ले लो कि भाई रेस सीधी सीधी गई और हमें मालूम है टकराने के बाद कितने एंगल पे वापस जाती हैं, क्योंकि ये सीधी सीधी गई हैं और इसके नॉर्मल भी सीधा ही होगा तो 0 डिग्री, तो वापस ऐसे ही चली जाएंगी। तो जो मैंने वाइट कलर का बनाया है समझ लो वो इंसिडेंट रे है और टकरा के जो जा रही हैं इस तरीके से वापस वो रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, उसके बाद और भी रेस बनाओ तो कोई सी भी रेस ले सकते हो आप, कोई सी भी आपके ऊपर छूट है, आप चाहे ऊपर वाली रेस ले लो, ये इस तरीके से ये ठीक है कि भाई गई है, अब ये एंगल नॉर्मल बनाएगी, यहाँ से नॉर्मल से वापस ऊपर को भेज देगी। लेट्स एग्जांपल हम बना देते हैं रेड कलर से कि भाई ये रिफ्लेक्ट होकर वापस इस तरीके से चली जाएगी। कह रहा है आप कोई सी भी रेस ले लो, कोई सी भी रेस, मतलब ये वाली लोगे तब भी टकरा के ये वापस जाएगी, और जो टकरा के वापस जाएगी वो इधर को जा रही है। तो यार एक चीज़ नोटिस करोगे, ये रेड कलर की जो रेज हैं रिफ्लेक्टेड रे, ये कभी आपस में मिलेंगी नहीं। और किसी भी पॉइंट की इमेज कब बनती है, इंसिडेंट रे से मतलब नहीं है, जो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं रे वो आपस में मिल कहाँ पे रही हैं। तो भाई ये देखने वाला बोलेगा ये तो कभी मिल ही नहीं रही हैं, क्या इमेज नहीं बनेगी, बट हमें मालूम है इमेज बनती है उसकी प्लेन मिरर पे। तो कह रहा है कहीं ना कहीं एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि भाई कहीं ना कहीं पीछे जाके तो नहीं मिल रही हैं, कहीं ये इस तरीके से चली गई होगी पीछे इमेज, ये वाली इस तरीके से चली गई होगी, ये वाली इस तरीके से चली गई होगी, तो ये किसी एक पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिल रही हैं। तो वो क्या करेगा, इस पॉइंट की इमेज जो है, ये पर्टिकुलर पॉइंट की इमेज जितनी भी रेस निकलेंगी, यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 दिखाई हैं, अगर आप 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रेस भी निकालोगे तो सारी की सारी मैथ फॉलो करेंगी और एक ही पॉइंट पे जाके मिल जाएंगी। वो कब मिलेंगी, जब ये सिंपल स्मूथ सरफेस होगा, ऊपर खापट होगा तब वो एक पॉइंट पे नहीं मिलेंगी, तब वो इमेज सही सी बनती भी नहीं, हमने देखा है। तो ऐसे ही इस पॉइंट की अगर मैं सिमुलेशन से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये चीज़ देख सकते हो आप, ये चीज़ है जैसे कि इसमें ना अभी 3 रेज निकल रही हैं, यहाँ से टकराई, प्लेन मिरर ले लेते हैं, 3 रेज यहाँ से टकराई हैं, यहाँ पे जाके मिल रही हैं। अगर 3 के अलावा मैं बहुत सारी रेज भी ले लूँगा तो सारी की सारी रेज जितनी भी रेज हैं यहाँ से टकरा रही हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके लग रही हैं, तो हर एक पॉइंट की इमेज उधर साइड बनती चली जाएगी। तो ऊपर वाले पॉइंट की इमेज यहाँ बन गई है, लेट्स एग्जाम्पल ये चीज़ है, ऊपर वाला पॉइंट है ये रेड कलर का, तो यहाँ पे इसने रेड कलर की इमेज बना दी है। अगर मैं इस पॉइंट से निकालूंगा तो इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी जो करस्पॉन्ड बन रही है रेड कलर की, और इस वाले पॉइंट की भी रेज निकलेंगी सारी टकरा के यहाँ पे मिलेंगी, तो इस वाले पॉइंट की करस्पॉन्ड इमेज यहाँ पे बनेगी। यानी इसमें इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, हर एक पॉइंट की रेज निकलेंगी, टकरा के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाएंगी, इस पॉइंट की इमेज उस पॉइंट पे बना देंगी, सेम कलर बन जाएगा जो सेम कलर होने वाला है हमारा। तो उसके बाद भी समझ में आ गया कि भाई इमेज बनती तो बनती कैसे है, कैसे बनती है कि रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे जाके मिलती हैं, कि चलो भाई इस पॉइंट की यहाँ बना देगा, इस पॉइंट की यहाँ, इस तरीके से एक पर्टिकुलर सारे पॉइंटों की मिला के यहाँ पे इमेज बन गई, हमारे समझ में आ गया कि भाई इमेज बन गया। अब वो ये कह रहा है जो इमेज बनी है, जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट था और ये वाली हमारी इमेज है, अब इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दो, क्योंकि हर एक मिरर पे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहले तो हम जनरल प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं कि जब इमेज बनेंगी तो उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती हैं। तो देखो सबसे पहले या तो इमेज इधर बनेगी, इस साइड में बनेगी, और जब भी इस साइड में बनेगी तो भाई ये अगर मिरर है लेट्स से एग्जांपल, तो इसके पीछे रेस थोड़ी चली जाएंगी, कभी जाती नहीं है। अरे यार हो सकता है उसके पीछे दीवार हो, उस पे ऐसे शीशा लगा हुआ हो, तो ऐसा थोड़ी नहीं दीवार के पीछे रेस चली जाती हैं। तो हम सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है हमारा माइंड या फिर हमारा कैमरा कि शायद पीछे जाके मिल रही होंगी यहाँ पे, तो एक्चुअल में मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। तो जब ये रियल में मिल ही नहीं रही हैं तो ये इमेज जो है वो रियल नहीं है, ये अनरियल है, अनरियल। लेकिन अनरियल से अच्छा वर्ड क्या हो सकता है, वर्चुअल इमेज है, कि एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं रेस, ठीक है, एक्चुअल में नहीं करती हैं, सिर्फ इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। और अगर इधर ही मीट कर जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कुछ में कर जाती हैं, अगर यहाँ पे हम ये सिमुलेशन खोलें और सिर्फ कुछ रेज निकाल दें, इसमें देखोगे अगर, तो इस साइड में जिस साइड में रेज आ रही हैं, इस सेकंड वाले पॉइंट को हटा दो, कि जिस साइड से रेज आ रही हैं
इधर टकरा रही हैं, इधर तो वापस जाती ही जाती हैं, पीछे थोड़ी नहीं बन रही है। तो इधर जो इमेज बनती है इस साइड में मिरर के, उनको हम कहते हैं कि रियल इमेज है, क्योंकि रियल में बन रही हैं। तो इधर जो बनेंगी जितनी भी इमेज, उनको हम रियल कह देंगे, इधर जो बनेंगी वर्चुअल बनेगी। तो नॉर्मल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, या तो इमेज रियल होगी या फिर वर्चुअल होगी। एक तो प्रॉपर्टी हमारे पास ये हो सकती है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, दूसरी प्रॉपर्टी ये हो सकती है, कोई हमने ऑब्जेक्ट बनाया, अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और फिर हमने मिरर रखा, मिरर कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बनेगा हो सकता है वो थोड़ी दूर बने, भाई थोड़ी दूर बन जाए, ठीक है। या हो सकता है जितनी दूर यहाँ से है, यानी कि यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूर पे है, तो हो सकता है यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर दूर हो, यानी सेम डिस्टेंस पे बने, डिस्टेंस सेम हो सकती है। हो सकता है डिस्टेंस करीब हो सकती है। मैं क्या कह रहा हूँ, इसका सेंस यहाँ पे आपको बनेगा। अब देखो एक चीज़ कि ये प्लेन मिरर है, अगर आप इसमें नोटिस करोगे कि भाई कि मिरर से जितना ऑब्जेक्ट दूर है उतनी ही दूर इमेज बन रही है, सेम साइज पे बन रही है। किधर भी मूव कराऊंगा मैं, किधर भी ले जाऊंगा इसको, तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतनी ही दूर हमारी इमेज बन रही है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है, कहीं दूर बन जाती है। देखो अब इसमें ना पाओगे तो देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक दूरी थोड़ी कम है, यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा है, तो इसमें अलग अलग डिस्टेंस है। तो करीब भी हो सकती हैं, दूर भी हो सकती हैं, बहुत दूर भी हो सकती हैं, बहुत करीब भी हो सकती हैं। तो प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि भाई डिस्टेंस जो है इमेज की, डिस्टेंस को अगर बात हम करेंगे तो वो या तो सेम डिस्टेंस हो सकती है कि भाई जितना ऑब्जेक्ट दूर है उतनी ही इमेज दूर है, या फिर फार हो सकती हैं, बहुत दूर हो सकती हैं, या फिर नियर हो सकती हैं। इन तीनों में से कोई भी केस हो सकता है। और क्या हो सकता है कि भाई हमने अगर इमेज बनाई है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, लेट्स एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर का हाइट है इसकी, तो हो सकता है वो 2 सेंटीमीटर की ही बना दे इमेज, अगर इमेज बना रहा है। या हो सकता है 2 से ज़्यादा बड़ी बना दे, तो बड़ी भी बन सकती है, या हो सकता है और छोटी बना दे। अब इसका भी अगर सेंस आपको लगाना हो तो यहाँ पे देख लो कि भाई इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो इमेज है वो बड़ी बन रही है, ठीक है। अब जो है और अब छोटी बनती चली जा रही है, छोटी बनती चली जा रही है। इस वाले केस में देखोगे तो बराबर बनती चली जा रही है, यानी छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं, और कुछ भी हो सकती हैं। तो मैग्नीफिकेशन यानी कितनी बड़ी हो रही हैं, तो मैग्नीफिकेशन सेम भी हो सकता है कि भाई सेम साइज़ की हैं, या फिर बिगर हो सकती है इमेज कि भाई थोड़ी बड़ी है, या फिर स्मॉलर हो सकती है, या बहुत स्मॉलर हो सकती है, फिर बहुत बड़ी हो सकती है। इसमें भी केस हो सकता है। उसके बाद वो कह रहा है वर्चुअल या रियल में से एक होगी। डिस्टेंस भी सेम हो सकती है, दूर हो सकती है, करीब हो सकती है। मैग्नीफिकेशन भी बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि एक चीज़ और होने लगती है किसी किसी चीज़ में, कि प्लेन मिरर में ज़्यादा खास करके होती है। ये क्या होती है कि इसमें देखोगे, पहले एक और बताते हैं दूसरी वाली ये है कि अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, लेट्स से एग्जांपल, तो इसकी इमेज कैसे बन सकती है, हो सकता है ऐसे ही बन जाए, या कभी कभी ऐसे भी तो बन जाती है ना, कभी कभी ऐसे बन जाती है। फिर से आपको मैं सिमुलेशन दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें इसका सिर ऊपर है पेंगुइन का, इसका भी ऊपर है, पैर नीचे हैं, बढ़िया बात है। इसका मतलब सीधी सीधी बन रही है, इसको सीधी सीधी इमेज बोल दोगे। लेकिन हमेशा सीधी बनेगी नहीं, ज़रूरी नहीं है। देखो अभी उल्टी बनने लगी है कि इसका सिर ऊपर है लेकिन इसका सिर नीचे की साइड में है, तो ऊंची नीचे भी हो सकती है। तो इसी बेसिस पे 2 टाइप की हो जाती हैं कि भाई या तो इरेक्ट होगी इमेज, सीधी सीधी, इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी सीधी इमेज होगी, सिर ऊपर तो सिर ऊपर, जैसे ये वाले के कंपेरिजन में ये है। और या फिर क्या हो सकता है, उल्टी हो सकती है, उल्टी मतलब इन्वर्टेड हो सकती है। तो इन्वर्टेड इमेज हो सकती है, जो इस वाले केस में जो पानी में हमने बनती हुई इमेज देखी होती है वो इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो इनमें से कोई सी भी प्रॉपर्टी फॉलो कर सकता है अलग अलग इमेज। तो अब बात हम कर रहे हैं प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं कि अगर मेरे पास प्लेन मिरर है, तो अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है ये बना हुआ, ठीक है, और यहाँ पे एक इमेज बन गई मेरी, लेट्स एग्जांपल। तो अब सारी प्रॉपर्टीज में से देखते हैं, तो रियल है या इन्वर्टेड है। क्योंकि इमेज के पीछे बनी है तो भाई मतलब रियल या वर्चुअल में से कौन सी होगी, तो हम कह देंगे ये वर्चुअल बनेंगी। ये किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे पास प्लेन मिरर था उस पे जो इमेज हमने पढ़ी, जो इमेज बनी है उस इमेज की प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ये हैं सारी कि वर्चुअल होगी, हमने बोला था रियल या वर्चुअल में से कुछ भी हो सकती है, लेकिन प्रेयर पे वर्चुअल होगी, ये मालूम है कंफर्म। उसके बाद डिस्टेंस क्या होगा भाई, जितनी दूरी से याद रखना, जितनी दूरी से इमेज से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है उतनी दूरी उसकी जो है मतलब मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पे उसकी इमेज बनाता है। ये चीज़ अभी आगे जाके काम आएगी, थोड़ा सा याद रखना है इसको कि जितनी दूर पॉइंट होता है उतनी ही दूर बनाती है, ना कम ना ज़्यादा। तो सेम डिस्टेंस होगी इसकी। चलो भाई जो सिंपल प्लेन मिरर होते हैं उन पे वर्चुअल भी होती हैं, सेम डिस्टेंस की होती हैं, हाइट भी आप देखोगे बिल्कुल बराबर है। अगर सिमुलेशन खोल दूँ मैं और सिर्फ प्लेन मिरर की बात करूँ, यहाँ से प्लेन मिरर बना दूँ, इसमें देखोगे भाई सेम साइज, सेम हाइट, सेम दूरी, सब कुछ सेम है इसमें। तो यहाँ से ये प्रूफ भी हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई इसमें सेम साइज होता है, कि साइज भी दोनों का बराबर होता है। तो यहाँ से एक ये वाली हमने देख ली, ये वाली देख ली, और सेम साइज की होती है, बिगर या स्मॉलर नहीं होती है। उसके बाद इरेक्ट होती है या फिर इन्वर्टेड होती है, भाई सीधी सीधी होती है, जिधर सिर ऊपर है, टांगे नीचे हैं, तो कह सकता है कि भाई इसमें इरेक्ट होती है इमेज। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई। एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है जो प्लेन मिरर फॉलो करता है, उसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। ये देखो, मान लो मेरे पास कोई एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है जिसको मैंने ए बोल दिया, ये मिरर है, प्लेन मिरर की बात चल रही है। अब मैं इसकी इमेज बनाने की कोशिश करूंगा,
तो लेट्स एग्जांपल ये वाला एक पॉइंट है पर्टिकुलर, तो ये इतनी दूरी पे है, इतनी ही दूरी पे इस पॉइंट की इमेज बना देगा। ऐसे ही ये वाला पॉइंट है, ये कम दूरी पे है, तो ये कम दूरी पे इसको यहाँ पे बना देगा। अब मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ कि भाई ये दूसरा वाला पॉइंट है ये वाला, तो ये ज़्यादा दूरी पे है इस वाले येलो वाले उससे, तो ज़्यादा दूरी पे बना देगा, इस तरीके से कहीं बना देगा। तो इस तरीके से एक इमेज बन जाएगी। मैंने कलर चेंज कर दिया, कलर तो सेम रहेगा आपको मालूम है, तो इस तरीके से बना देगा। तो इसमें आपको कोई एबनॉर्मल चीज़ तो दिखी नहीं, बट एक चीज़ तो आपको नोटिस करी होगी कि ये वाला इधर था, राइट हैंड साइड में था पॉइंट, लेकिन इधर लेफ्ट हैंड साइड में बना है। इसको ज़्यादा इंट्यूटिव बनाने के लिए मैं दूसरा अल्फ़ाबेट ले लेता हूँ। अब बिल्कुल आपके क्लियर समझ में आ जाएगा। मैंने बी ले लिया, ठीक है, ये मिरर है। अब मैं बोलूँ इसकी इमेज बनाना स्टार्ट करूंगा, तो लेट्स एग्जांपल एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे दूं ए। तो ए पॉइंट कहाँ बनेगा कि भाई लेट्स एग्जांपल 2 सेंटीमीटर दूर पे है ये इमेज से। तो हमें ये मालूम है जितनी दूरी से मिरर पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पे 2 सेंटीमीटर दूरी पे ये ए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ए ऑब्जेक्ट बन गया। अब लेट्स एग्जांपल मैंने बी ऑब्जेक्ट ले लिया, बी ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे ले लिया कि बी ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो हमें मालूम है ये मिरर से बहुत दूर है, इस वाले पॉइंट से तो खैर दूरी है, तो ये कहीं इससे दूर जाके बनाएगा ये इस तरीके से। अब एक चीज़ नोटिस करोगे कि बी पॉइंट वाले जो पॉइंट है इसके आसपास जितनी भी पॉइंट है वो सब मिलके एक लाइन बनाएंगे सीधी, इस तरीके से लाइन बनाएंगे सीधी। सारे पॉइंटों को अगर ऐसे करके मिरर करोगे तो पॉइंट बना देंगे। ए वाला पॉइंट जो इससे कर्व बन रहा है बी का, तो भाई कर्व बनेगा। तो क्या इस तरीके से इमेज बनेगी? हाँ, इस तरीके से बनेगी। अब हमें कुछ दिखा कि भाई इसमें हम नोटिस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सिमेट्री थी। तो इसमें क्या होता है ना, जो इमेज होती है वो वाई एक्सिस पे, जो वाई एक्सिस है ना, इस तरीके से यहाँ पे आप इसको पकड़ के उल्टा कर दो इस तरीके से, तो ये फ्लिप कर देती है वाई एक्सिस पे। क्यों? रीजन बता दिया, क्योंकि उसको पॉइंट जो है सेम डिस्टेंस पे रखना होता है जितना इमेज से है, तो इस वाले पॉइंट को वो पहले रख देगा। तो इसी वाले प्रोसेस को, इस वाली प्रॉपर्टी को कहते हैं कि इसने ना लेटरली इन्वर्टेड कर दिया, कि लेटरली इन्वर्टेड। अब कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि वो लेफ्ट हैंड को राइट बना देती है, राइट को लेफ्ट, तो उसको अभी इंट्यूशन देख लेते हैं। ये एक शख्स है, ये खड़ा हुआ है और ये देख रहा है, मान लो ये वाला इसका हैंड है, हम सिर्फ एक रेफरेंस के लिए ले रहे हैं, इस तरीके से इमेज है, तो इसकी इमेज बनेगी। अब हमें मालूम है ये इतना दूरी पे है, तो इतनी ही दूरी पे इसका ये वाला वाइट कलर का बना देना, ये बनेगा इस तरीके से, ये एंड ये एंड ये, इस तरीके से इमेज बनेगी, बिल्कुल ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये अगर इधर को देख रहा है, अगर आप भी इस साइड को देखोगे तो आपका ये हैंड कौन सा है? आपका ये हैंड लेफ्ट हैंड हो जाएगा, क्योंकि आप इस साइड में देख रहे हो, ठीक है। अगर आप इधर को देख रहे हो, लेट्स एग्जांपल इधर को देख रहे हो, तब आपका ये वाला हैंड कौन सा होगा? तब राइट होगा। भाई इसने जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ने जो है अपना कौन सा हैंड रेस कर रखा है? भाई लेफ्ट हैंड रेस कर रखा है। मिरर में तो इसने राइट हैंड रेस कर रखा है। तो क्या हो रहा है? तो ये वाई एक्सिस, बताया था मैंने, वाई एक्सिस पे फ्लिप कर देता है पूरी की पूरी इमेज को। इसी को हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो देखो प्लेन मिरर में एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है। वो क्या आ जाती है कि एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है जिसको हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज बना देती हैं। तो हमारे समझ में आ गया। अगर लॉस्ट हो गया हो लेक्चर में तो बिल्कुल मैं आपको ला रहा हूँ, अभी याद दिला रहा हूँ क्या पढ़ा है हमने पढ़ा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा, वहाँ से रेज निकलेंगी, ऑब्जेक्ट से टकरा भी सकती हैं, आर पार भी जा सकती हैं। आर पार जाएंगी उनको रिफ्रैक्शन कहेंगे, वो हम आगे के लेक्चरों में देखेंगे, उसे अब हमने छुआ ही नहीं है। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं टकरा के वापस जा रही हैं, तो वापस क्या एवे ही चली जाएंगी, किसी भी डायरेक्शन में नहीं। वो एक लॉ फॉलो करेंगे जिसको हमने कहा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। उसमें क्या था? एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ आर के बराबर था। आई आर एन नॉर्मल जो था वो सेम प्लेन में लाई कर रहा था, इसके द्वारा टकरा के वापस जाएंगे। उसके बाद वो ये बोला कोई अगर ऑब्जेक्ट है मेरे पास तो उसकी इमेज बनेंगी, रेस जाएंगी, टकरा के वापस जाएंगी वगैरह वगैरह। तो इमेज बताओ कैसे बनेंगी? इमेज भी बहुत सारी मिरर से बन सकती हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना स्टार्ट किया प्लेन मिरर पे। तो हमें मालूम है जितनी दूरी से ऑब्जेक्ट होगा, अगर ये 2 सेंटीमीटर दूरी पे है तो जो है हमारा मिरर जो है 2 सेंटीमीटर दूर पे ही इसका एक इमेज बना के हमें दे देगा। तो ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये हमारी इमेज हो गई उसकी बनी हुई। कह रहा है इमेज जो बनी है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ बताओ। जब प्रॉपर्टीज़ बताने आप जाओगे तो आप बोल दोगे भाई सेम साइज़ की होती हैं, सेम डिस्टेंस की होती हैं, डिस्टेंस भी बिल्कुल बराबर होती है इनकी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जितना बड़ा इसमें बनाए उतना ही बड़ा इसमें बनेगा। उसके बाद सेम साइज़ हो गया, सेम डिस्टेंस हो गया, और इरेक्ट होती हैं, सीधी सीधी होती हैं, क्योंकि किसी किसी उल्टी भी बनेंगे, आगे आगे देखेंगे हम, तो इरेक्ट होती हैं। इरेक्ट के बाद दूसरी चीज़ हमने देखी कि वर्चुअल हैं, रियल हैं, क्योंकि एक्चुअल में रेज नहीं मिलती हैं, सिर्फ हम मान लेते हैं इसलिए वर्चुअल हैं। एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हमें मिली जिसको हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड कर देती है वाई एक्सिस पे, इन्वर्टेड कर देती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई जो प्लेन मिरर बनाएगा, उससे जो इमेज बनेगी उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई ये सारी। तो हमारा ये पूरा लेक्चर इसी पे हम समराइज़ करते हैं, पूरा ख़त्म होता है कि ये चीज़ें थी। उसके बाद एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, कि आपको लगता होगा कि हम किसी चीज़ को देखते हैं, ये चीज़ है अगर, ठीक है, तो आपने तो बोला था कि सेम साइज़ का बनाएगा, लेकिन हम कभी कभी यहाँ खड़े होकर मान लो लेट्स एग्जांपल देख रहे हैं इन चीज़ को, और मिरर में भी हमें दिख रही है इमेज, तो हम कह रहे हैं हमने अपने किसी हैंड से यूज़ किया, हमने कहा कि भाई हमारे एक
एक हाथ के बराबर है ये शख्स, ठीक है, रियल में, और जो इमेज बन रही है वो कहीं 2 उंगलियों के बराबर है। तो अभी आपने तो बताया था कि सेम साइज़ की होती है, बट इसमें तो सेम साइज़ की नहीं है, मुझे ये अलग नज़र आ रही है, मुझे ये अलग नज़र आ रही है। तो सेम साइज़ की जो मैंने बताया था वो ये बताया था कि जो मिरर होगा इसके पर्सपेक्टिव में सेम साइज़ होगी। अगर यहाँ खड़े होकर आप देखोगे तो जितना बड़ा आपको ये नज़र आएगा उतना ही बड़ा ये नज़र आएगा। अब यहाँ पे ना आपने मिरर से थोड़ा दूरी बना ली तो ये बड़ा नज़र आएगा, जाहिर बात है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है तो यहाँ से दूर नज़र आएगा। तो इसीलिए सेम साइज़ की बनती है, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिरर कह रहा है कि जितनी दूर ये है उतनी ही दूर मैं ये बना दूंगा। अब पीछे तो कुछ होता नहीं है, तो वो सिर्फ बनाता इस पे ही है, वो छोटी कर देता है उसको, इमेज को, मतलब ऐसे सेम रहेगी लेकिन वो हमें दिखने वाले को छोटी लगेगी कि हाँ इस पे कहीं पीछे को जाके है, क्योंकि पीछे तो कुछ होता ही नहीं है। आप पीछे जाओगे, इसका प्रूफ कैसे देख सकते हो कि मेरे पास अगर कोई एक मिरर है, प्लेन मिरर है, इसके पीछे दीवार है, दीवार नहीं कुछ खाली जगह है, अब यहाँ से एक शख्स खड़ा हुआ है, इसकी रेस जा रही है। अब वैसे तो कहता है कि भाई पीछे डैश 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 लाइन बनाते हैं, अगर वो रेस एक्चुअल में जाती होती तो मैं पीछे एक और मिरर ले जाऊँ तो उस पर ये वाली इमेज बननी चाहिए थी, लेकिन नहीं बनती है। भाई मिरर के पीछे मिरर लगा दोगे तो कुछ नहीं बनेगी। वो कह रहा है वापस इधर ऐसे करके जाती है इधर को टकरा के। अब इधर कहीं आप मिरर रखोगे तो यहाँ पे इमेज बनती है, यहाँ बनती है, आपकी इमेज बनती है, जबकि आप इस मिरर के पीछे ही क्यों ना हो, लेकिन टकरा के ऐसे करके जाएंगी। तो यहाँ से ये प्रूफ भी हो जाता है कि जो रेज है वो पीछे जाती ही नहीं है कभी, क्योंकि पीछे कोई भी मिरर रख दो बनेगी नहीं। तो इस लेक्चर को यहीं समराइज करें, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।